हेलो दोस्तों। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 6 का अध्याय नंबर 11 सजीवों में अनुकूलन ये पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग जानेंगे सजीवों में अनुकूलन कैसे होता है, क्या होता है। इससे पहले एक कहानी बीती हो। एक ऊंट और एक घोड़े में बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों जब भी मिलते ढेर सारी बातें करते। घोड़े को अपनी तेज चाल और सुंदरता पे घमंड था। ऊंट बड़ा शांत स्वभाव वाला और बुद्धिमान था। ऊंट का कद बहुत ही लंबा था। एक दिन ऊंट घोड़े को रेत की तूफान की बातें सुना रहा था। अ, उसने बताया कि तूफान के कारण वो रास्ते में भटक गया। 5 दिनों तक वो अपने मालिक को पीठ पर लादे घूमता रहा और फिर जाके घर पहुंचा। ऊंट की बात सुनकर घोड़ा हंसने लगा। बोला, अरे तुम जैसे धीरे चलने वाले जानवर कर भी क्या सकते हो? मैं होता तो एक दिन में रास्ता ढूंढकर मालिक को घर पहुंचा देता। ऊंट चुपचाप घोड़े की बात सुनता रहा और फिर बोला, कभी मेरे साथ चलना जहाँ रेत के बड़े बड़े टीले होते हैं और दूर दूर तक कोई घर नजर नहीं आता। घोड़ा झट तैयार हो गया, चलो अभी चलते। अगले ही क्षण दोनों चल दिए रेत के टीलों की तरफ। घोड़ा तो टप टप सरपट भागना शुरू कर दिया। ऊंट मजे से पहले अपनी एक तरफ की दोनों टांगें आगे बढ़ाता, फिर दूसरी तरफ। थोड़ा दूर जाकर घोड़ा रुक गया और ऊंट का इंतजार करने लगा। जैसे ही ऊंट पास आया तो घोड़ा बोला, कितना धीमा चलते, जरा तेज चलो। ऊंट बोला, रुको भाई, आगे जाकर तो तुम भी धीमे हो जाओगे। और वही हुआ। रेत के टीलों के पास पहुंचते पहुंचते घोड़े की चाल धीमी हो गई और उसके पैर रेत में धंस जाते और वो मुश्किल से आगे बढ़ पाता। पर ऊंट अपनी चाल से चलता रहा। उसके पैर नीचे रखते ही फैल जाते और रेत में धंसने से बच जाते। धूप भी तेज थी। गर्मी और प्यास के मारे घोड़े की हालत खराब थी। पर ऊंट को तो जैसे कोई परेशानी ही नहीं थी। वो अपनी मस्ती में चाल चलता रहा। घोड़ा बहुत थक चुका था और बोला, मुझे तो आगे नहीं जाना, चलो वापस चले। घोड़ा ऊंट बोला, क्यों भाई, इतनी जल्दी थक गए? घोड़ा तो वहां पे आया था, झट मुड़कर वापस जाने लगा। फिर यह क्या? अचानक रेत का तूफान आ गया। चारों तरफ अंधेरा आ गया। रेत ही रेत उड़ने लगी। घोड़े की तो हालत खराब हुई। आंख में रेत, कानों में रेत, नाक मुंह में रेत ही रेत। तूफान रुकने तक घोड़े की हालत काफी खराब हो चुकी थी, जबकि ऊंट तूफान में भी आराम से खड़ा रहा। घोड़ा हैरान था। बोला, ऊंट भाई, तुम इतने आराम से कैसे खड़े हो? तुम्हारी आंख, नाक, कान में रेत नहीं गई? ऊंट बोला, मेरी आंखों को देखो, पलकों के लंबे बाल, घनी भौहें उन्हें रेत और मिट्टी से बचा लेती है। मेरे छोटे छोटे कानों में भी रेत आसानी से नहीं जा सकती। अपनी नाक को मैं अपनी मर्जी से खोल सकता और बंद कर सकता। और जब 5-5 दिन तक खाते पीते नहीं तो जीते कैसे? घोड़े ने पूछा। ऊँट ने बताया, मेरे कुब्बड़ में भोजन चर्बी के रूप में जमा होता, जो बुरे वक्त में काम आता। पानी पिए बिना भी कई दिनों तक जी सकता हूँ। अब घोड़े को समझ आ गया कि अगर वो तेज भागने की ताकत रखता है तो ऊँट रेतीले इलाकों में रहने की। दोनों में अपनी अपनी खूबियाँ हैं, इसलिए तेज भागने पर उसे घमंड नहीं करना चाहिए था। अब कुछ क्वेश्चन है। रेत में चलना ऊँट के लिए क्यों सुविधाजनक है? रेत के तूफान से घोड़े की हालत क्यों खराब हो गई? ऊँट की नाक में ऐसा क्या खास बात है? ऊँट को उसके कुबड़ से क्या लाभ है? तो ये बच्चों, इस प्रकार जानवर आपने देखे होंगे जो अलग अलग जगहों पर पाए जाते हैं। नीचे दी गई तालिका 11.1 में विभिन्न परिवेश में जंतुओं के नाम लिखिए। देखिए, जंगल में शेर, रेगिस्तान में ऊँट, पर्वतीय क्षेत्र में भालू, जल में मछली। इस तरह जगह जगह पर अलग अलग प्रकार के पौधे भी पाए जाते हैं, जैसे रेगिस्तान में नागफनी, जल में कमल, पर्वतीय क्षेत्र में शंखकार पेड़ जैसे पाइनस तथा सागवान एवं फर्न आदि। अपने मित्रों, माता पिता, अध्यापक से भी इस पर बातचीत कीजिए। पुस्तकों, चित्रों, टीवी कार्यक्रमों, पत्रिकाओं आदि से आप इस तालिका को आगे बढ़ा सकते हैं। इस तालिका 11.1 में रेगिस्तान जलीय वाले कॉलम में आपको क्या मिला? क्या दोनों में एक ही प्रकार के जीव पौधे हैं? इन दोनों जगह के परिवेश में क्या फर्क है? समुद्र में जंतु तथा पौधे लवणीय जल में रहते हैं, यानी खारे पानी में। श्वसन के लिए जल में घुली हुई वायु का उपयोग करते हैं।
समुद्र तथा मरुस्थल में विभिन्न प्रकार के परिवेश हैं। हम इन क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के पौधे और जंतु देखते हैं। क्या ऐसा नहीं है? पाठ के शुरू में ऊँट और घोड़े की कहानी हमने पढ़ी। ऊँट के शरीर में ऐसी क्या खास बात है जो उसे रेगिस्तानी इलाकों में रहने योग्य बनाती? इसके लक्षण को सूचीबद्ध कीजिए। किन परिस्थितियों में ऐसा हुआ होगा? इसके अलावा ऊँट के पैर लंबे होते जिससे उसका शरीर रेत की गर्मी से दूर रहता है। वे बहुत कम पेशाब करते हैं, उन्हें पसीना भी नहीं आता। इन सब बातों के कारण वे जल के बिना बहुत दिन तक रह सकते हैं। अपने आसपास किसी नदी, तालाब, पोखर पर जाइए और वहाँ विभिन्न प्रकार की मछलियों को अवलोकन कीजिए। विभिन्न प्रकार की मछलियों की आकृति में क्या समानता है? मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है, इसे नौकाकार कहते हैं। इनका शरीर चिकने सल्कों से ढका रहता है। सल्क इनके शरीर को सुरक्षा प्रदान करते हैं। इनकी विशिष्ट आकृति जल में गति करने में सहायक होती है। मछली के पक्ष और पूंछ चपटे होते हैं जो उसे जल के अंदर दिशा परिवर्तन और संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। क्या ऐसी अन्य बातें जलीय जीव में पाई जाती है? हमने देखा कि मछली एवं ऊँट अलग अलग शारीरिक संरचना है जो उन्हें जल और रेगिस्तान में रहने में मदद करती है। ऐसे ही पृथ्वी पर असंख्य जीव जंतु एवं पौधे पाए जाते हैं जिनमें अपने परिवेश में रहने के लिए कुछ विशिष्ट संरचना होती है। ऐसी विशिष्ट संरचनाओं और स्वभाव को स्थिति को हम लोग अनुकूलन कहते हैं। एक सजीव जिस परिवेश में रहता है जहाँ उसे भोजन, वायु, शरण स्थल और अन्य आवश्यकताएं पूरी होती है उसका वास स्थान कहलाता है। जमीन पर पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान स्थलीय वास स्थान, जल में पाए जाने वाले सजीवों के वास स्थान को जलीय वास स्थान कहते हैं। स्थलीय वास स्थान में कई विविधताएं हैं जैसे वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, पर्वतीय प्रदेश। इस प्रकार जलीय वास में विविधता है जैसे दल, खारे पानी की झीलें, समुद्र आदि। ये सब जलीय आवास की विविधता है। जीव अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य करके जीवित रहता है। ये सामंजस्य दो प्रकार का होता है। एक होता है अल्प अवधि में विकसित होने वाला सामंजस्य, एक होता है लंबी अवधि में विकसित होने वाला सामंजस्य। अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए कुछ जीवों में थोड़े समय के लिए परिवर्तन हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम मैदानी क्षेत्र में रहे हैं और अचानक पर्वतीय क्षेत्र में चली जाए तो हमें सांस लेने में कठिनाई होगी। कोई भी शारीरिक श्रम करने में असुविधा होती है। थोड़ी देर में हम उस परिवेश से सामंजस्य कर लेते हैं। इस प्रकार के अस्थायी अनुकूलन को पयानुकूलन कहते हैं। इससे अलग कुछ सामंजस्य लंबे अंतराल के बाद उत्पन्न होता है। जैसे उच्च पर्वतीय श्रेणी में रहने वाला लोगों में जन्म से ही फेफड़ों की क्षमता अधिक होती है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। आनुवंशिक अनुकूलन होती है। क्या आपके साथ ऐसा पयानुकूलन हुआ है? विस्तार से अपने दोस्तों के साथ चर्चा कीजिए। क्या पयानुकूलन लंबे समय तक रहता है या अपने परिवेश में आने पर समाप्त हो जाता है? ये क्रियाकलाप दिया हुआ कि वायु, जल, प्रकाश, ऊष्मा जो होती है ना, अजैव घटक सजीवों के लिए आवश्यक होता है। सजीव बहुत ठंडे और बहुत ही उष्ण परिवेश में पाए जाते हैं। ये जीव विषम परिवेश में जीवित रहने के लिए कुछ विशिष्ट व्यवस्था को अपनाते हैं। यहाँ अनुकूलन काम आता है। अनुकूलन अल्पकाल में नहीं होता, हजारों वर्ष की अवधि में किसी जीव में किसी क्षेत्र के अजैव घटकों में परिवर्तन के कारण होता है। वे जंतु जो इन परिवर्तनों के प्रति अपने आप को ढाल नहीं पाते वे नष्ट हो जाते। केवल वे ही जीवित रहते हैं जो अपने आप को बदलते परिवेश के अनुसार अनुकूलित कर लेते हैं। और ये चार्ट है, देख लीजिए। घटक मतलब ताप, पानी, मिट्टी, हवा, प्रकाश। ताप है कि दिन में ज़्यादा, रात में कम होता है। मरुस्थल में, मैदानी में क्या होता है, ताप कम होता है और जलीय में कम होता है। ऐसे आप बना सकते हो। चलिए वास स्थान के बारे में जानते हैं। पहला मरुस्थल के बारे में जानिए। मरुस्थल में दिन में तेज गर्मी पड़ती है। दिन में भैया तेज गर्मी पड़ेगी और रात में अधिक ठंडी पड़ेगी। ऊँट के बारे में हमने पढ़ा। रेगिस्तान में पाए जाने वाले छोटे जीव अधिक ताप से बचने के लिए गहरे बिलों में चले जाते हैं और रात को भोजन के लिए बाहर आ जाते हैं। कुछ रेगिस्तानी पौधे के चित्र दिए गए हैं। नागफनी, बबूल, ग्वारपाठा आदि
रेगिस्तानी पौधे अपने आसपास देखने में क्या खास बात। क्रियाकलाप 3 है, गमले और बगीचे में एक कैक्टस और पत्ती वाले पौधे लीजिए, दोनों को पॉलीथीन से ढक दीजिए, कुछ देर धूप में रहने दीजिए। दोनों पौधे वाष्प सर्जन करते हैं, थोड़ी देर में पॉलीथीन में इकट्ठी हुई पानी की मात्रा को देखिए। ये देखिए किस पौधे ने कम वाष्प सर्जन किया। कम वाष्प सर्जन ही इस पौधे को अपने परिवेश से अनुकूलन में किस प्रकार मदद करता है। चलिए अब आते हैं पर्वतीय क्षेत्र क्या होता है। पहाड़ों पे सामान्यतः बहुत ठंड होती है, सर्दियों में हिमपात भी होता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जो वृक्ष होता है ना, शंखाकार यानी कीप जैसा होता है, जैसे पिक्चर में देखिए पाइन कैसा हुआ, बिल्लो कैसा, देवदार। इनकी शाखाएं तिरछी होती है, इनमें से कुछ वृक्षों की पत्तियां सुई के समान होती है। इससे वर्षा का जल हिम आसानी से नीचे की ओर खिसक जाता है। पर्वतों पर इन वृक्षों से अधिक भिन्न आकृति और आकार वाले वृक्ष भी मिल सकते हैं। पर्वत पर जीवित रहने के लिए कुछ अन्य प्रकार के अनुकूलन हो सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाले जंतु भी वहाँ की परिस्थितियों के प्रति अनुकूलित होते हैं। ये पिक्चर देखिए, याक का देख लीजिए पिक्चर। यह याक है, उसकी मोटी त्वचा या फर ठंडे से उनका बचाव करती है। ठंडा से उनका बचाव होता है, उनकी मोटी त्वचा और फर। जैसे शरीर को गर्म रखने के लिए याक का शरीर लंबे बालों से ढका होता है। पहाड़ी तेंदुओं के शरीर पर फर होते हैं, यह बर्फ पर चलते समय उसके फरों को ठंड से बचाती है। पहाड़ी बकरियों के मजबूत खुर होते हैं जो ढालदार चट्टान पर दौड़ने के लिए उन्हें अनुकूलित करते हैं। जैसे जैसे हम पर्वतीय क्षेत्रों में ऊपर चढ़ते जाते हैं, परिवेश का स्वरूप बदलता जाता है, हमें विभिन्न ऊंचाइयों पर पाए जाने वाले जीवों के अनुकूलन में विविधता दिखाई देती है। अब आते हैं घास स्थल। शेर वन में अथवा घास स्थल में रहता है। ये ऐसा शक्तिशाली जंतु है जो हिरन जैसे जंतुओं का शिकार करके उन्हें मारकर खा जाता है। इन दोनों जंतुओं की आंखें उनके चेहरे पर किस प्रकार स्थित है, क्या वे चेहरे के समान है अथवा बगल में। शेर के अगले पैर के नख लंबे होते हैं जिसे वो पादंगुलियों के अंदर खींचकर छिपा सकता है। क्या शेर की यह संरचनाएं उसके जीवन यापन में सहायता कर सकती है। उसका मटमैला रंग शिकार के दौरान उसे घास के सूखी मैदानों में छिपाए रखता है और शिकार को पता भी नहीं चलता। चेहरे के सामने की आंखें उसे वन में दूर तक शिकार खोजने में सहायक होती हैं, शिकार को चारों तरफ देखने में सहायक होती हैं। दूसरा जंतु हिरन है जो वन या घास स्थल में रहता है। पौधे के कठोर तनों को चबाने के लिए उसके मजबूत दांत होते हैं। हिरन को अपने शिकारी के उपस्थिति की जानकारी आवश्यक है ताकि वो उसका शिकार न बन सके, वहां से भाग जाए। उसके लंबे कान उसे शिकारी की गतिविधि की जानकारी देते हैं। उसके सिर के पास में दोनों ओर स्थित आंखें दोनों दिशा में देखकर खतरा महसूस कर सकती हैं। उसके बाद है हिरन की तेज गति से शिकारी से दूर भागने में सहायक होती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि शेर, हिरन, अन्य जंतु जो होते पौधे और भी बहुत सी विशिष्ट संरचनाएं होती है जो उन्हें उनके वास स्थान में जीवित रहने योग्य बनाती हैं। अब आते हैं जलीय वास स्थान। इसमें आते हैं समुद्र आता है। समुद्र में रहने के लिए मछलियों के अनुकूलन के विषय में हम चर्चा कर चुके हैं। दूसरे बहुत से समुद्री जंतुओं का शरीर भी धरारेखीय होता है जिससे वह जल में आसानी से तैर सकते हैं। स्क्विड एंड ऑक्टोपस जैसे कुछ समुद्री जंतुओं का शरीर आमतौर पर धरारेखीय नहीं होता। वे समुद्र की गहराइयों में तलहटी में रहते हैं। वे अपनी ओर आने वाले शिकार को पकड़ते हैं और जब वे जल में चलते हैं तो अपने शरीर को धरारेखीय बना लेते हैं। जल में सांस लेने के लिए इनमें गलफड़े यानी क्लोम होते हैं। डॉल्फिन एवं व्हेल जैसे कुछ जंतुओं में गेल नहीं होते। यह सिर पर स्थित नसा द्वार अथवा वात छिद्रों द्वारा सांस लेते हैं। ये जल में लंबे समय के लिए तक बिना सांस लिए रह सकते। वे समय समय पर जल की सतह पर आकर श्वसन छिद्रों से जल बाहर निकालते और सांस द्वारा स्वच्छ वायु भरते। क्या आपने कभी दूरदर्शन पे अथवा समुद्री जीवन पे चलचित्र में डॉल्फिन की इस रोचक क्रिया को देखा है। अब पढ़ना तालाब और झील। क्या आपने तालाब, झील, नदियों और नालों में पौधे को उगते देखा। यदि संभव हो तो समीपवर्ती किसी तालाब के भ्रमण पर जाइए। वहां दिखाई देने वाले कुछ पौधों को
बाहर निकाल लीजिए। इन पौधे की पत्तियां, तना और जड़ किस प्रकार से व्यवस्थित है? अपने आसपास के तालाब, पोखरों में मिलने वाले जलीय पौधे के स्थानीय नाम की सूची बनाइए और अवलोकन कीजिए कि पौधे का कौन सा हिस्सा या अंग जलीय वासस्थान के लिए अनुकूलित है। इनमें से कुछ पौधे की जड़ें जलाशय की तलहटी की मिट्टी पे स्थिर रहती है। स्थलीय पौधों में जड़ मिट्टी से जल और खनिज पोषक के अवशोषण का महत्वपूर्ण कार्य करती है। परंतु जलीय पौधे की जड़ें जो होती हैं आकार में बहुत छोटी होती हैं। इनका मुख्य काम पौधे को तलहटी में जमाए रखना होता है। इन पौधों का तना खोखला और हल्का होता है, लंबा, खोखला, हल्का होता है। ये तना जल की सतह पर वृद्धि करता है, जबकि पत्तियां और फूल जल की सतह पर तैरते रहते हैं। अपने तालाबों में कमल के पौधे को देखा होगा, ठीक है। फूल जल की सतह पर रहती है, बड़ी बड़ी गोल पत्तियां जल की सतह पर फैली रहती है। जलकुंभी पौधे का नाम आपने सुना होगा। कुछ जलीय पौधे जल में पूरी तरह डूबे रहते हैं। ऐसे पौधे के सभी भाग जल में वृद्धि करते हैं। इनमें से कुछ पौधे की पत्तियां संकरी और पतली रिबन की तरह होती है, बहते जल में सरलता से मुड़ जाती है। कुछ अन्य पौधों में पत्तियां बहुत विभाजित होती हैं, जिससे जल इनके बीच बहता रहता है और पत्तियों को कोई क्षति नहीं होती। और मेढक के बारे में तो को पता ही है। मेढक के पिछले पांव लंबे मजबूत होते हैं, जो उसे छलांग लगाने और शिकार करने में मदद करते हैं। इन 5 पदों में जालयुक्त पतंगुलियां होती है, जो उन्हें तैरने में सहायता करती है। तो ये सब हुआ। अब इसके बारे में कुछ स्मरणीय शब्द है, देख लीजिए। फिर उसके बाद कुछ क्वेश्चन है। सॉल्व कर लीजिए सब, ठीक है। तो इस साथ